Good morning, students. Today we start our next accounting principle, that is full disclosure principle. According to this principle, when we prepare our financial statements, we should have to show complete information regarding our business. जो इन्फॉर्मेशन बिजनेस को शो करनी ज़रूरी है, डिस्क्लोज़ करनी ज़रूरी है, बिजनेस को वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी. सो देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी. बिजनेस की जितनी भी कंप्लीट अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन जिससे कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और अच्छे से समझ सकते हैं, क्या रीज़न्स है, क्यों ऐसा हुआ है, वो हमें शो करनी ज़रूरी है. तो जितनी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी. जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, किसी ईयर हमारे पास टर्नओवर जो है वो हमारे बिज़नेस की सेल जो है वो कम हुई है. सो क्या रीज़न है इसका, क्यों उस पर्टिकुलर ईयर में हमारे पास जो टर्नओवर जो सेल है हमारी वो कम हुई है, तो इसका रीज़न हमें डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा. हो सकता है उस साल कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई है जिसकी वजह से सेल कम हुई है, कोई और रीज़न रहा है जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल ईयर में उस साल थोड़ी कमी आ गई है सेल में. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी. सो ये डिपेंड करता है उस इन्फॉर्मेशन की नेचर के ऊपर कि वो किस तरह की हमारी इन्फॉर्मेशन है. तो इससे क्या होता है कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जब हम डिस्क्लोज़ कर देते हैं जितनी भी हमारी मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कर सकते हैं. आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ मटेरियलिटी प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जितनी भी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस रखती है हमारी बिज़नेस में, तो इसके अकॉर्डिंगली, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मटेरियल है वो इफ़ेक्ट करती है हमारे डिसीज़न के ऊपर. सो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल. एक आइटम कब मटेरियल होगी? इफ़ देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट द नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमने कोई भी मटेरियलिस्टिक खर्चा किया है जो इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे बिजनेस के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि कैसा, किस नेचर का वो मटेरियल हमारे पास जो आइटम है, किस नेचर की वो आइटम है. जैसे कि हमारा एक बिज़नेस है, अगर हमारा एक छोटा बिज़नेस है तो उसमें अगर हम बहुत थोड़ा सा खर्चा कर रहे हैं, लाइक एक छोटी सी शॉप है हमारी, तो उसमें हमने 100-200 का खर्चा किया. अब वो कितनी इम्पोर्टेंस आपके लिए रखता है, आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि डेली का आपने 100-200 खर्च कर लिया. मटेरियल डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कंसीडर करते हैं. आपका बिज़नेस इतना नहीं चल रहा तो उस टाइम के ऊपर ये 100-200 भी बहुत अहमियत रखते हैं. सो दैट इट मीन्स दैट it is matter of exercising the judgment to decide whether the item is material or not, and only those items should be disclosed that have a significant effect. आपके ऊपर वो इम्पैक्ट डालती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अपनी एक बिल्डिंग के ऊपर उसकी रिपेयर करवाई और आपका 2,50,000 का खर्चा आ गया, तो ये एक उस बिज़नेस के लिए क्या बन गया, एक मटीरियल बन गया. मटेरियल का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो अमाउंट हम खर्च कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर वो हमारे लिए हमारी मटेरियलिस्टिक है. और आपका बिज़नेस था ये 10 लाख का, हैविंग अ टर्नओवर ₹10 लाख, तो आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा कि हमने इतने बिज़नेस में 2,50,000 का एक बहुत बड़ा खर्चा किया. जैसे अभी हमने एक 100-200 वाली एग्जाम्पल भी ली है. सेम अगर आपका बिज़नेस बहुत बड़ा है, लाइक आपका बिज़नेस बन गया 15 करोड़ का, और उस 15 करोड़ पे आपने
कुछ थोड़ा सा खर्चा किया, तो उस बिज़नेस के ऊपर अगर आप 2,50,000 का एक खर्चा भी कर रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा वो बॉदर नहीं होएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द क्लोजर ऑफ द प्रोडक्शन प्लांट इवन टेम्परेली से बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज़ मटेरियल. तो ये डिपेंड करता है हमारे पास कि कैसा उस आइटम का नेचर है, कैसा वो मटेरियलिस्टिक आइटम है जो हमारे डिसीजंस के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डालता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है रिलेटिव, कितनी वो इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखती है, मटेरियलिस्टिक, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है. हमारा खर्चा थोड़ा हो रहा है, 100-200 का खर्चा है, तो इतनी इम्पोर्टेंस वो नहीं भी रखता. बट अगर बिज़नेस चलता ही नहीं है तो उस टाइम के ऊपर वो 100-200 भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है. तो ये हमारा मटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल, और ये हम कन्वेंशंस के अंडर भी इसको लेते हैं. ये हमारी कन्वेंशन है मटेरियलिस्टिक, जो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होती है. बिज़नेस जब आपका चलता रहेगा तो आप जितना मर्ज़ी खर्चा करते रहो, फिर आपको बॉदर नहीं होगा. बट अगर बिज़नेस नहीं चलता तो उस टाइम के ऊपर अगर आप खर्चा करते हो तो वो इम्पैक्ट आता है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, जब हमने 10 लाख का खर्चा किया, तो 10 लाख हमारी टर्नओवर है और हमने 2,50,000 का खर्चा किया, तो ये हमारे लिए इम्पैक्ट डालेगा. बिज़नेस ही 10 लाख का है, 2,50,000 1/4 तो हमने खर्चा ही कर लिया इतना ज़्यादा, और आगे भी पता नहीं खर्चा और हो जाएगा. तो ये इम्पोर्टेंस रखता है. बिज़नेस करोड्स में है, तब आप इतना सा खर्चा कर रहे हो तो इतना ज़्यादा बॉदर आप नहीं करोगे. Now our next principle or convention is the prudence and the conservatism principle. According to this principle, we are using that कि अगर हम कोई भी अपने बिजनेस में से पैसे साइड पे रखते हैं, तो जो पैसे हम साइड पे रख रहे हैं उससे हम अपने उस लॉस को कवर करते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रॉफिट में हिस्सेदारी जो है वो लेनी है. डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. यहाँ पे पहले मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. फॉर एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस के लिए एक प्रोविज़न बनाई. प्रोविज़न का मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से कुछ पैसे साइड पे रख लेते हैं. आपको याद होगा हमने डेटर्स का एक पॉइंट किया था. डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं, और ये हमारे कस्टमर्स होते हैं. एंड हमने ये भी किया था कि डेटर्स 3 तरह के होते हैं. एक होते हैं गुड डेटर्स, एक होते हैं बैड डेटर्स, और एक थर्ड वन हमने जो किया था वो था डाउटफुल डेटर्स. डाउटफुल डेटर्स का मतलब क्या है कि डेटर्स हमारे पैसे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते. तो इसके लिए हमारे बिजनेस ने सोचा कि हम एक प्रोविज़न बनाते हैं. प्रोविज़न मतलब हम थोड़े पैसे साइड पे रख लेते हैं कि फ्यूचर में हमारा थोड़ा नुकसान हो सकता है, हमारे डेटर्स हमारे पैसे नहीं देंगे, तो जो पैसे हमने साइड पे रखे हैं वो उस टाइम पे हमारे काम आएंगे. हमारा लॉस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो इट मीन्स हमने जो पैसे अपने साइड पे रखे, जिससे हमने ये सोचा कि बिजनेस में जो लॉस है वो थोड़ा सा कम होगा, दैट इज़ प्रोविज़न. सो अगर हमने कोई प्रोविज़न बनाई है, मान लो हमने प्रोविज़न एक स्पेसिफिकली बनाई है फॉर डाउटफुल डेट्स. अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने एक प्रोविज़न बनाई है, ये प्रोविज़न हमने क्यों बनाई कि जो हमारा नुकसान होगा, जितने डेटर्स हमारे पैसे नहीं देंगे वो लॉस हम इसमें से जो हमने पैसे साइड पे रखें उसमें से कवर अप कर लेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा ही पैसे साइड पे रख लें. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, और आपने क्या किया, बिज़नेस के 1 लाख के प्रॉफिट में से 90,000 रख लिया प्रोविज़न के लिए. ये गलत चीज़ है. आपके डाउटफुल डेट्स जो हैं वो मान लो फॉर एग्जांपल सिर्फ 5,000 के हुए, तो आपने 90,000 क्यों रखा साइड पे? तो अगर 90 पड़ा भी है तो हमने उसको सिर्फ प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, हमने सिर्फ लॉसेस के लिए कवर करना है उसको, ना कि हमने
प्रॉफिट लेना है, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। जितने लॉसेस आप कवर करो, अगर आपके डाउटफुल डेट्स 90,000 तक पहुंच गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको कवर अप करो। बट अगर वो हुए कम है और आपने पैसे ज़्यादा साइड पे रख लिए हैं तो ये गलत चीज़ है। सेम हमने एक और प्रोविज़न मान लो अपनी बनाई है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो इसके लिए भी सेम कंडीशन है। एक चीज़ और होती है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वैसे तो ये आगे जाके डिटेल्स में चीज़ें आएंगी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो क्लोजिंग स्टॉक है इज़ वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू, विच एवर इज़ लेस, हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो इस पर भी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमने जो पॉसिबल लॉसेस हैं उनको कवर अप करना है, ना कि अपने प्रॉफिट को हमने करना है। सो टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। सेम हमारे पास इसमें एक एग्जांपल है कि अगर आप कोई सीक्रेट रिज़र्व क्रिएट करते हो, सीक्रेट का मतलब ही सीक्रेट है कि हमने एक सीक्रेट रिज़र्व जो है वो रखा हुआ है, और ये जो रिज़र्व हमने बनाया है, तो जो सीक्रेट है उसका मतलब ही सीक्रेट है कि आपने किस पर्पज़ के लिए बनाया, हमें क्लियरली कुछ नहीं पता। तो ये चीज़ जो है वो गलत है। जो हमारे बिजनेस की एक ट्रू और फेयर पिक्चर जो है वो हमें नहीं दिखाएगी। तो जब ये कॉन्सेप्ट या ये प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं तो बहुत ध्यान से इसको अप्लाई करना पड़ता है और बहुत केयरफुली इसको अप्लाई करना पड़ता है, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके रिज़ल्ट ख़राब ना हो। हमने एक लिमिट तक के ही लॉसेस अपने कवर अप करने हैं, अनलिमिटेड ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कि बिज़नेस की पोजीशन पे, बिज़नेस के प्रॉफिट पे और बिज़नेस की जो ट्रू पिक्चर है वो शो ना हो। तो ये थी हमारी नेक्स्ट वन, दैट इज़ द प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये 3 हमने किए और ये तीनों कन्वेंशंस है, प्रिंसिपल्स भी है एज वेल एज इट्स कन्वेंशंस। फुल डिस्क्लोजर, materiality, prudence. Now our next is the cost concept and historical cost concept. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब हम अपनी एसेट्स को अपने अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम के ऊपर जिस टाइम आपने इसको परचेज़ किया है हमने उसी वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड करना है। जैसे कि अगर आपने आज से 10 साल पहले कोई एसेट खरीदी थी, बिल्डिंग मान लो खरीदी है 1 लाख की, और अगर हम आज के टाइम पे उसकी बात करें तो वो 1 लाख की बिल्डिंग की वैल्यू मान लो हो गई है 10 लाख। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमने अपनी उस बिल्डिंग की वैल्यू को 1 लाख ही मेंशन करना है अपनी बुक्स में, ना कि 10 लाख। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस प्राइस पे हम उसको परचेज़ करते हैं उसी प्राइस पे हमने जो है अपने बिज़नेस में इसको शो करना है। और हर साल डेप्रिसिएशन माइनस होती रहेगी, फर्नीचर है, कोई और एसेट है, डेप्रिसिएशन माइनस होती रहेगी, उससे वो वैल्यू जो है वो नीचे आती रहेगी। बट अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट उसकी 1 लाख ही रहेगी और डेप्रिसिएशन भी उसी प्राइस पे हम चार्ज करेंगे। बट सिस्टमेटिकली जो एट द टाइम ऑफ परचेज अब वही रहेगी, बट सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड बाय द चार्जिंग डेप्रिसिएशन। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एन एसेट इज़ परचेज फॉर ₹5 लाख एंड इफ़ एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट मार्केट वैल्यू उसकी बन गई 4 लाख और 7 लाख, येट द एसेट्स शैल कंटिन्यू टू बी शोन इट्स परचेज प्राइस दैट इज़ 5 लाख। अगर मान लो कम भी होगी ये वैल्यू तब भी हमने कम नहीं शो करनी, ज़्यादा होगी है तब भी ज़्यादा शो नहीं करनी, जिस प्राइस पे आपने उसको परचेज़ किया हमने उसी प्राइस पे इसको शो करना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है दैट इज़ मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल मीन्स कि बिजनेस में जब हम अपना प्रॉफिट डिटर्मिन करते हैं तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू आवर टोटल एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपीज़ है, आप मार्केट गए, आपने कुछ खर्च किए और जितना सामान आप उस पैसे से लेके आए
अगर आप घर आके मैच करोगे तो वो जितने पैसे आपके पास रिमेनिंग बचे हुए हैं और जितने आपने खर्च किए हैं वो दोनों बराबर होंगे। तो ये प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जो हमारे रेवेन्यू है उस पीरियड के और जो एक्सपेंसेस हैं, जब हम प्रॉफिट को डिटर्मिन करते हैं या लॉस हमारे पास आता है उस अकाउंटिंग ईयर का, तो ये चीज़ें बराबर होती हैं। द प्रॉफिट अर्नड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर्ड ओनली व्हेन द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड इज मैच विद देयर एक्सपेंडिचर। 1000 में से आपने 800 खर्च कर लिए, 200 आपके पास बचे हैं। 800 जो खर्च किए प्लस 200 इज इक्वल्स टू 1000। तो एक्सपेंस जितना आपके पास हुआ है, जितना आपके पास रेवेन्यू है, दोनों का डिफरेंस ही हमारे पास हमारा प्रॉफिट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल मीन्स एक अकाउंटिंग पीरियड में जो हमारे रेवेन्यू होते हैं वो मैच करते हैं और इससे एक बिज़नेस की ट्रू पिक्चर जो है वो शो होती है, कितना बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है, कितना बिज़नेस जो है वो लॉस में जा रहा है। क्योंकि जितना आपके पास आपका रेवेन्यू है, जब हम उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास हमारा प्रॉफिट आता है। और इन केस हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और हमारी रेवेन्यू कम होगी तो उस केस में हमारे पास लॉस आता है। बट जो एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यू है वो दोनों मैच करते हैं, रेदर देन द कैश रिसीव एंड कैश पेड। इनको छोड़ के जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं वो आपके मैच करेंगे। नेक्स्ट इज द ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली जब कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस की रिकॉर्ड की जाती है तो वो दोनों ही ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड हम करते हैं तो दो एस्पेक्ट को यूज़ करते हैं। एक एस्पेक्ट होता है हमारा डेबिट एंड सेकंड इज़ द क्रेडिट। जैसे हम बोलते हैं एक कॉइन के दो ही एस्पेक्ट हैं, हेड और टेल। एक ट्रांजैक्शन के आपके दो एस्पेक्ट ही होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन आगे जाके अब हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट आपके पास आएंगे, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों मिला के बराबर होंगे। अगर एक डेबिट हो रहा है और दूसरा क्रेडिट हो रहा है तो दोनों बैलेंस होंगे। सो एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट ऑफ इक्वल, उतने ही अमाउंट से वो इक्वल होगा। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। राहुल स्टार्ट्स अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख। ये एक लाइन गिवन है, राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख की कैपिटल के साथ। अगर हम इस ट्रांजैक्शन में देखें, एक तो राहुल ने बिज़नेस स्टार्ट किया, राहुल बिज़नेस का ऑनर है, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, कैपिटल थी ₹1 लाख की, कैपिटल आ गई। एंड सेकेंडली जो राहुल ने बिज़नेस स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया? वो रुपीस मीन्स कैश से। हमारे पास दो एस्पेक्ट आ गए, एक आ गया कैपिटल और दूसरा आ गया कैश।